हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एंड इन्वायरमेंट कोड की जो राज्य सरकार स्थापना करती है उसके बारे में। कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश क्या होता है इसके बारे में। तो आइए हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 बन गया तो राज्य सरकारों को अपने राज्य में इन्वायरमेंट कोड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो एम्बिट है, वो है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पेनल्टीज और कंपनसेशन के मैटर को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं डिसाइड करना, या माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज को डिसाइड करना। लेकिन जो इन्वायरमेंट कोड है राज्य सरकारों के द्वारा जो बनाए गए हैं, इन्वायरमेंट कोड वाटर एक्ट और एयर एक्ट के तहत जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको डील करता है। इन्वायरमेंट कोड की स्थापना राज्य सरकारें स्पेशल कोड के तहत सेक्शन 11 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कर सकती हैं। सेक्शन 11 के अंदर राज्य सरकारों को ये पावर है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट वो किसी स्पेशल पर्पज से बना सकती हैं। हालांकि उसमें जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। राज्य सरकारें गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाता है तो वो एक ऐसे प्लॉट पर इंडस्ट्री लगाता है जो इंडस्ट्रियल प्लॉट के तहत एक अर्बन लोकल बॉडी या HSIIDC जैसे कोई इंडस्ट्रियल बॉडी है वो अलॉटमेंट करती है। जब भी कोई HSIIDC या कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी प्लॉट का आवंटन अलॉटमेंट करती है इंडस्ट्रियल पर्पस से, तो वो ये भी डिसाइड करती है कि इस प्लॉट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रोडक्ट का होगा या इंडस्ट्री किस पर्पज के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो सबसे पहले प्लॉट की अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट होने के बाद उसमें मशीनरी सेटअप की जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज्य सरकारों ने सभी तरह की इंडस्ट्री को मल्टीपल एरिया में कैटेगराइज किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, पोल्यूशन के आधार पे कि कौन सी इंडस्ट्री कितना पोल्यूशन करती है, उसके आधार पे उनको रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी और कई तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेड कैटेगरीज वो इंडस्ट्रीज मानी गई हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। तो जब कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है, हम एग्जांपल के तौर पे हरियाणा का मैटर लेते हैं कि हरियाणा में अगर किसी प्लॉट में कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो ये बेसिक सी बात है कि वो पोल्यूशन भी वहां पर जनरेट होगा। अब पोल्यूशन का लेवल क्या होगा, पोल्यूशन को कम करने की डिवाइसेस क्या होंगी, ये चेक करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी प्लॉट की अलॉटमेंट होती है, उसमें इंडस्ट्री का जो मशीनरी है वो सेटअप करता है, तो उसे अप्लाई करना होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंसेंट टू एस्टेब्लिश के लिए। यानी कि वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होना चाहती है, मशीनरी सेटअप हो चुकी है, तो उस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश ग्रांट करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कंसेंट टू एस्टेब्लिश एक इंस्पेक्शन के बाद जारी किया जाता है। यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो पर्टिकुलर फैक्ट्री या पर्टिकुलर एरिया में विजिट करते हैं और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये ऑरेंज कैटेगरी में इंडस्ट्री जाएगी, ये रेड कैटेगरी में जाएगी या ये व्हाइट या ग्रीन कैटेगरी में जाएगी, इसका पोल्यूशन लेवल क्या होगा और पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या इंडस्ट्री के ओनर ने वहां पर एप्रोप्रिएट डिवाइसेस लगाई हैं। तो ये सभी जांच पड़ताल होने के बाद कंसेंट टू एस्टेब्लिश जारी किया जाता है। कंसेंट टू एस्टेब्लिश जारी होने के बाद अब उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है। तो एस्टेब्लिश होने का पहला स्टेज है, ऑपरेट होने का सेकंड स्टेज है। तो कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेने के बाद जब वो इंडस्ट्री ऑपरेट करना शुरू करती है तो उसे कंसेंट टू ऑपरेट अप्लाई करना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये दो सर्टिफिकेट, कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश अंडर वाटर एक्ट, अंडर एयर एक्ट, यानी कि ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कंसेंट मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। ये दो सर्टिफिकेट किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी होते हैं। हालांकि जो इंडस्ट्रीज व्हाइट कैटेगरी में यानी कि सफेद कैटेगरी में आती हैं, उन इंडस्ट्रीज को कंसेंट मैनेजमेंट से बाहर रखा गया है और उनको कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, कंसेंट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है सरकार की उसके आने से पहले उनको डायरेक्टली कंसेंट टू ऑपरेट अप्लाई करना पड़ता है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई इंडस्ट्री कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट डॉक्यूमेंट लिए बिना कोई इंडस्ट्री को रन करती है और पोल्यूशन का ख्याल नहीं करती, तो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड वहां पर इंस्पेक्शन करता है, जांच करता है और जांच में डेफिशिएंसी आने के बाद ये जो इन्वायरमेंट कोर्ट होते हैं राज्य सरकारों के, वहां पर अपनी प्राइवेट कंप्लेंट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अंडर इन्वायरमेंट एक्ट एंड एयर एक्ट वो फाइल कर सकता है। यानी कि ये इन्वायरमेंट जो लॉज है, वाटर एक्ट है, जो एयर एक्ट है, दिखने में तो ये सिविल लॉज लगते हैं, हालांकि इनके अंदर क्रिमिनल पेनल्टी का प्रावधान भी दिया गया है।
यानी कि इनके अंदर 2 साल या उससे ज्यादा का सजा का प्रावधान भी दिया गया है अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री चलाता है विदाउट कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश और पॉल्यूशन को बढ़ाता है। आज मेरी बातों से समझ आ गया होगा कि कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए कितना जरूरी है। हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं 2 इन्वायरमेंट कोर्ट हैं। एक इन्वायरमेंट कोर्ट कुरुक्षेत्र के अंदर है, दूसरा इन्वायरमेंट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर है। ये 2 कोर्ट हरियाणा के पूरे जिलों के अंदर जितनी भी फैक्ट्री लगती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उनमें जो कंसेंट टू ऑपरेट से रिलेटेड मैटर या कंसेंट टू एस्टेब्लिश से रिलेटेड मैटर अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट उनको डील करते हैं। आई थिंक ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।